गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का जो आर एस 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका कंप्लीट पेपर फर्स्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लोग वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में कटौती कर रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपके पास समय से वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक और है कि अभी यहाँ पे 5th नंबर की चीज़ें आ गई हैं, 5th ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो नॉट अटेम्प्ट जो कि है जिसको कि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे उसमें अपने को 5th ऑप्शन भरना है। ठीक है, ये देखते हैं। तो नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या होता है कि निम्नलिखित सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित करना है अपने को। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, तो इसमें देख लेते हैं कि आर्टिकल 159 में क्या होता है। 159 में राज्यपाल का शपथ होता है। ठीक है, तो 159 में राज्यपाल की ओथ होती है, गवर्नर, ओथ बाय द गवर्नर। तो ए में हो जाएगा सेकंड, ए में सेकंड हो जाएगा। तो ए में सेकंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, ए में सेकंड, दो में है। ठीक है, और डी एंड 1 में। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 176 में होता है गवर्नर का स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। ठीक है, तो ये 4th हो जाएगा। तो बी में फोर्थ ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में से 4th इज राइट आंसर, 4th राइट आंसर आ जाएगा। दो ही ऑप्शन से अपने को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और फर्स्ट में सेकंड एंड बी में 4th। ठीक है, ये हो जाएगा। आप अपन 161 देख सकते हैं। 161 में होगा कि पावर ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग पनिशमेंट एंड सेंटेंस, कि क्या क्या पावर होती हैं गवर्नर की पनिशमेंट और सेंटेंस से रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी पावर दी गई हैं गवर्नर को, सेम पावर राष्ट्रपति को दी गई हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को 72 में दी गई हैं। ठीक है, जो कि 72 में जो भी राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है वही पावर 161 में गवर्नर को दी गई है। लेकिन गवर्नर के पास में पार्डन पावर नहीं होती है। ठीक है, किसी को पूर्णतः माफ़ करने की, ठीक है, जो होती है पूर्णतः माफ़ करने की पावर होती है वो गवर्नर के पास नहीं होती है। ठीक है, पार्डन पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये 161 में लिखा है। और 162 में क्या है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। कौन कर सकता है कार्यपालिका शक्ति का 162 में, और ये 3rd ऑप्शन हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब विचार करना है, क्या क्या विचार कर सकते हैं। 1952 में राजस्थान विधानसभा में सबसे पहले आम चुनाव में केवल 4 महिला विधायक बनी। अब यहाँ पे ये है कि केवल 4 महिलाओं ने, ठीक है, 4 महिला थी, 4 वीमेन थी, उन्होंने क्या है कि चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद में चारों के चारों हार गई। ठीक है, चारों के चारों हार गई, कोई भी उस टाइम पे विधायक नहीं बनी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विधायक थी। ठीक है, तो यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विधायक थी। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब चुनाव हुए थे वहाँ पे तो चारों महिलाएं थी, वो चुनाव हार गई थी। ठीक है, हार गई। उसके बाद में उपचुनाव हुए। ठीक है, उपचुनाव होने पे यशोदा देवी है जो कि बांसवाड़ा से आती हैं, वो अपने आप में फर्स्ट एमएलए बन गई। ठीक है, एमएलए बन गई। ठीक है, यहाँ पे ये है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में यशोदा देवी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी थी। उस टाइम में ये थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, शुरू में, तो ये राइट आंसर है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है कि गलत ऑप्शन पूछा है। तो गलत ऑप्शन क्या है, ओनली फर्स्ट इज गलत ऑप्शन। तो ए किसमें है, ए है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में ये गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद में 3rd है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आप परीक्षण करना है, तो अपन परीक्षण करते हैं। विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी डिसॉल्व बट इट कैन बी अबॉलिश। ठीक है,
ये अबॉलिश की जा सकती है। तो ये राइट आंसर है। जैसे कि अपने देखते हैं कि हमारे राजस्थान में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारी विधानसभा से साधारण बहुमत से पास करके संसद को भेज दिया गया है कि राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी। अभी इंडिया में और 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि हमारे यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये क्या है कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ये परमानेंट हाउस है, ये इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। इसका जो भी टेन्योर देखते हैं हम 6 साल तक होता है, इसका टेन्योर 6 साल तक होता है। और उसके बाद 6 साल होने के बाद में क्या होता है कि जो भी इसके मेंबर्स हैं 1/3 मेंबर को प्रत्येक 2 साल पे 1/3 मेंबर को प्रत्येक 2 साल पे इनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो ये है। तो इसको क्या है, इसको डिसॉल्व, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इट कैन बी अबॉलिश, इसको ख़त्म किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आंसर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। विधानसभा के गठन हेतु संसद की सहमति आवश्यक है। सिंपल सा है, जैसे कि अभी बताया था कि राजस्थान में यहाँ से विधान सभा से चीज़ों को भेज दिया गया और संसद, तो यहाँ पे संसद की सहमति आवश्यक है, उसके विदाउट कोई भी विधान परिषद नहीं बन सकती। तो इसलिए द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सही है। थर्ड है, विधानसभा का सदस्य मनोनीत होने के लिए संबंधित राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तब ये है कि विधानसभा सदस्य को मनोनीत होने के लिए संबंधित का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। विधान परिषद क्यों विधानसभा में मनोनीत होने के लिए राज्य का मूल निवासी ही आवश्यक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विधान परिषद को बनाए इसलिए जा रहा है। हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में विधान परिषद को बनाने का मुद्दा यूँ उठा है कि यहाँ पे जो भी एमएलए हैं उनको प्रॉपर सीट, प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। अगर विधान परिषद बन जाएगी तो वहाँ पे इन लोगों को एक मंत्री का दर्जा मिल सकता है और प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। तो इसलिए ये ओनली एक स्टेट के लिए है, अदर स्टेट से मनोनीत नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे उसी स्टेट का मूल निवासी होना और नेसेसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आंसर, ये सी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ए और बी बोथ आर द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th की बात करते हैं हम। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों की विवेचना करना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की अधिसूचना राष्ट्र प्रमुख द्वारा 25 अगस्त 1949 को की गई थी। तो ये सही है कि जो भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बनाने के लिए 25 अगस्त 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त और 1949 को कर दी गई थी, ठीक है। ये चीज़ हो गई और ये सही आंसर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट है कि 25 अगस्त 1949 को कर दी गई थी। अब उससे भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। तो राज्य उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रावधान कहाँ पे, तो अपने हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रावधान देखते हैं तो ये अपने भाग आते हैं, भाग 6 में आते हैं, ना कि भाग 5 में आते हैं, ठीक है। भाग 5 में तो क्या क्या आते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है और हमारे सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें सही आंसर क्या होगा कि इसमें सही कथन पूछा है। सही कथन कौन सा है, सही कथन ओनली ए इज, तो इसका 3rd ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर, तो इसमें क्या है कि पंचायती राज का कार्यकाल क्या होता है, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा का गठन, इसमें ग्राम सभा का गठन करना भी कंपलसरी है। जिला आयोजना समिति बनाना भी इसमें कंपलसरी। ये तीनों पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण, ठीक है, लेखा परीक्षण, ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ऑडिट करना इसमें कोई मतलब कंपलसरी प्रावधान नहीं है ऑडिट के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएंगे 1
ए बी सी, इसमें 3 आंसर तीनों आ जाएंगे। ठीक है। राजस्थान पंचायती राज निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कब दिया गया था? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कब दिया गया था? तो इसका है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कब दिया गया था? ये 1999 में दिया गया था। ठीक है। तो ये ओबीसी को आरक्षण कब दिया गया था? ये सेकंड में, और इसका राइट आंसर है। राजस्थान राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति निकाय द्वारा भूमि के अतिक्रमण किए जाने पर और तहसीलदार द्वारा दंडनायक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकतम कितने समय की कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है? ठीक है। तो अपने जो तहसीलदार महोदय हैं, वो जो दंडनायक के रूप में, जो भी मजिस्ट्रेट के रूप में जो भी पावर होती है, उनके बेस पे अधिकतम 6 माह तक की कारावास की सज़ा सुना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर की विवेचना करनी है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, राजस्थान के निर्वाचन आयोग के बारे में बात करनी है अपने को। यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑब्वियसली संवैधानिक निकाय ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के एंड JA कजा। ठीक है, ये अपन देख लेते हैं। ये रूरल वाला है और ये अर्बन वाला है। कजा के लिए इनका प्रावधान है। ठीक है, 243 तो एक संवैधानिक निकाय हो गया। उसके बाद ये द्विसदस्यीय आयोग है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ये द्विसदस्यीय, ये सिंगल मेंबर बॉडी है। ठीक है, ये सिंगल मेंबर बॉडी है। इसमें एक ही मेंबर, सिंगल मेंबर बॉडी है। ठीक है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान में है, राजस्थान में कोई भी चीज़ की जा रही है यहाँ पे, तो नियुक्ति राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, तो इसमें राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा ही की जा सकती है। तो इसमें सेकंड रॉन्ग है, तो इसमें A and C इज राइट आंसर, 4th इज राइट आंसर। ठीक है, A and C इज राइट आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो ये RPSC आ गई अपनी। ठीक है, जिसकी बेस पे एग्ज़ाम हो रहा है। इसके सदस्यों में से आधे ऐसे होंगे जो संघ और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 8 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। ये तो सही है कि संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट के अधीन कम से कम काम करना है, तो लेकिन 8 वर्ष नहीं, यहाँ पे 10 वर्ष तक के लिए काम करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 8 वर्ष के बेस पे अध्यक्ष पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बिल्कुल, अभी जैसे देखते हैं कि लास्ट 2 to 3 ईयर्स में बहुत सारे जो अध्यक्ष थे, तो उनका मतलब कार्यकाल पूर्ण होने पे 2-3 कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। जैसे जसवंत राठी साहब, उनकी कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई थी। वो कौन करता है? तो अध्यक्ष, इनको नियुक्ति करने के लिए तो राज्यपाल ही नियुक्ति करते हैं, और इनको हटाने के लिए अपने को प्रेसिडेंट के पास में जाना पड़ता है। और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की जांच के बेस पे इनको हटाता है। और यहाँ से एक और, जैसे अभी बाबूलाल कटारा साहब जो कि घोटाले में पकड़े गए, बाबूलाल कटारा, उनको किसके द्वारा हटाया गया? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया गया। और एकमात्र अभी तक के RPSC के एकमात्र मेंबर हैं जिनको प्रेसिडेंट द्वारा हटाया गया। कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है? इसमें है कि 8 वर्ष वाला, तो ये तो रॉन्ग आंसर हो गया। तो ये तो सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? A गलत है और B सही है। इसका 4th इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाने हेतु नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? प्रशासन में जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी लाने का कौन सा देश है? यह है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में सबसे पहले चालू किया गया था। निम्नलिखित जुमलों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपने को। ये अब राजस्थान हिस्ट्री से और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, मानसरोवर में अभिलेख के जो इंस्क्रिप्शन है मानसरोवर, ठीक है, इसका देख लेते हैं। मानसरोवर इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? मानसरोवर में, तो मानसरोवर में लिखा है कि 4 मौर्य राजा महेश्वर, भीम, भोज, मान की जानकारी मिलती है। तो A में तो 5th हो जाएगा। ठीक है, A में 5th हो जाएगा। उसके बाद कंसुवा
शिवालय बसंतगढ़। बसंतगढ़ में क्या लिखा है, बसंतगढ़ में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। बसंतगढ़ जो अभिलेख है, बसंतगढ़ और शामली अभिलेख भी आता है उसके बाद में। तो बसंतगढ़ अभिलेख में, बसंतगढ़ और अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ में किया गया था। ठीक है, तो ए में तो हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा, और सी में हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ए में फिफ्थ और सी में सेकंड का ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ए में फिफ्थ और सी में सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंसुआ और बड़वा में क्या लिखा है। कंसुआ और बड़वा में देख लेते हैं। बड़वा में क्या है, बी में फोर्थ आ जाएगा, कंसुआ शिवालय में। तो मौर्य राजा धवल की जानकारी मिल रही है कहाँ से अपने को, कंसुआ शिवालय से मौर्य राजा धवल की जानकारी मिल रही है। अगर हम इन दो के बारे में ही जानते हैं तो भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बड़वा अभिलेख के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, तो बड़वा अभिलेख के बारे में क्या है, बड़वा अभिलेख देखता है अपने को मोखरी वंश की जानकारी देता है। ठीक है, मोखरी वंश की जानकारी कौन सा दे रहा है, बड़वा अभिलेख दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित यौगों को सुमेलित कीजिए। दरबारी विद्वान और आश्रयदाता। दरबारी विद्वान और आश्रयदाता के बारे में अपने को देखना है। ठीक है, तो दरबारी विद्वान और आश्रयदाता, तो मुनोत नैंसी के बारे में पढ़ना। मुनोत नैंसी जसवंत सिंह जी के, मुनोत नैंसी जसवंत सिंह के आश्रयदाता थे। इनके यहाँ पे दरबारी विद्वान थे। ठीक है, मुनोत नैंसी, जो कि मुनोत नैंसी ने कौन सी, नैनसीरी ख्यात जो कि राजस्थान की सबसे पहली ख्यात थी, नैनसीरी ख्यात। ठीक है, नैनसीरी ख्यात। ठीक है, नैनसीरी ख्यात लिखी थी, जो कि राजस्थान की सबसे पहली ख्यात थी, मुनोत नैंसी ने लिखी थी। और ये मुनोत नैंसी है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सुसाइड करके, इनके और इनके भाई ने सुसाइड करके, जेल में सुसाइड करके डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, तो मुनोत नैंसी हो गए, और इनको राजस्थान का, अपने को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। कवि बांकीदास जी थे अपने मान सिंह जी के, मान सिंह जी जोधपुर वाले। तो कवि बांकीदास जी उनके दरबारी विद्वान थे। और कवि बांकीदास जी ने क्या लिखा था, एक सॉन्ग लिखा था जब अंग्रेज यहाँ पे थे। अंग्रेज आयो रे मुल्क रे ऊपर, अंग्रेज आयो रे मुल्क रे ऊपर। और इसको एक तरीके से ये हो। और कवि बांकीदास जी के बारे में, अगर दरबारी विद्वान के बारे में देखते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा था मान जसु मंडन, एक बुक लिखी थी मान जसु मंडन से रिलेटेड। तो वो भी क्या, मान सिंह जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल जाए। ए में तो थर्ड हो जाएगा, ए में थर्ड, तो दूसरा एंड फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ए में थर्ड हो गया, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। एंड बी में फर्स्ट हो जाएगा, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। इन दोनों से पता चल जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं बाबर जी, अनूप सिंह जी बीकानेर वाले, अनूप सिंह जी बीकानेर वालों के पास के दरबारी विद्वान थे बाबर। और जयसोम सिंह थे राय सिंह जी के। ठीक है, राय सिंह जी के। ठीक है, तो इसमें फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं असम्मिलित को चुनना है अपने को, असम्मिलित योग को चुनना है। तो असम्मिलित योग को चुनने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें क्या आंसर हो जाएगा असम्मिलित योग से रिलेटेड। इसमें ये कि असम्मिलित इसमें थर्ड हो जाएगा, गंगवाना का युद्ध। और 1741 में अभय सिंह और रतन सिंह के। ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, पर इसमें ये सारी चीज़ें हैं। राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ। बंटवाड़ा का युद्ध माधो सिंह और शत्रु साल के बीच में हुआ। गंगौली का युद्ध जगत सिंह और मान सिंह के बीच में हुआ। तो ये गंगवाना का युद्ध, ये रॉन्ग आंसर है इसमें। ठीक है, उसमें 14 हो जाता है। मध्यकालीन राजस्थान की राजव्यवस्था में भोग किसे कहा गया, भोग शब्द। ठीक है, अपने को भोग शब्द से रिलेटेड देखना है, भोग। ठीक है, भोग और भौम जैसे हम देख सकते हैं। भोग तो कोई भी चीज़ होता है उसका भोग कौन करता था पहले, तो भोग करता था राजा करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा किसानों द्वारा राज्य को दिए जाने वाले निश्चित भू राजस्व, टैक्स होता था भूमि पर, तो उसको भोग बोला जाता है। ठीक है, और कौन भौम कौन करता था, क्योंकि राजा भोग करता था। ठीक है,
तो इसका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित असम्मिलित युग्म को मिसमैच को अपने को पहचानना है, मिसमैच कौन सा है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है, ठीक है, मिसमैच को अपने को पहचानना है। तो मिसमैच के लिए सैनिक छावनी दी हुई है और सैन्य टुकड़ियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो देवली कोटा कंटिजेंट में, ठीक है, तो देवली कोटा कंटिजेंट में आता था, देवली टोंक में पड़ता है तो कोटा के पास में ही है, ठीक है। खैरवाड़ा मेवाड़ भीड़ कोर की स्थापना की गई थी 1841 में की गई थी शायद, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, खैरवाड़ा में। नसीराबाद छावनी, नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और ब्यावर में ये है जोधपुर रीजन। तो ब्यावर तो रिलेटेड है कि मेरवाड़ा छावनी से, ठीक है, मेरवाड़ा से ब्यावर। और जोधपुर रीजन है, जोधपुर रीजन किसने, एरनपुरा से, ठीक है, एरनपुरा छावनी से, एरनपुरा, ठीक है, एरनपुरा से रिलेटेड है जोधपुर, ठीक है। तो इसमें यह है, तो इसका राइट आंसर मिसमैच कौन सा हो जाएगा, फोर्थ मिसमैच हो जाएगा इसमें, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा है, ये किससे रिलेटेड है, गोविंदपुरा वाला ये शायद बिजौलिया से रिलेटेड है। तो इसका 13/7 चाहिए, तो 23 हो जाएंगे। तो 13/7 से 23 हो गए गोविंदपुरा। और डाबी हत्याकांड, ठीक है, तो डाबी देखना। उसके बाद हम नीबूचना हत्याकांड के बारे में जानते हैं कि जो अलवर वाला है नीबूचना हत्याकांड, और जिसकी रिपोर्ट, जिसके बारे में अपने जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने दोहरी डायरशाही भी कहा था नीबूचना हत्याकांड को। ये 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। तो ए और सी, ए में अपन देख लेते हैं थर्ड, ए में थर्ड हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एंड सेकंड में से देखना कौन सा है, तो सी में फर्स्ट हो जाएगा, सी में फर्स्ट किस में आ रहा है, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना। तो उसके बेस पर हम देख सकते हैं कि डाबी हत्याकांड बी में फोर्थ होता है, तो 2 अप्रैल 1932 को ये हो जाएगा डाबी हत्याकांड जो कि बूंदी से रिलेटेड है, ठीक है। और डी में सेकंड हो गया 25 अप्रैल और 1935 को, ठीक है, 1935 को ये चीज़ हुआ था, कूदन हत्याकांड, ठीक, कूदन हत्याकांड ये हुआ था। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है, ये शेखावाटी से रिलेटेड है कूदन हत्याकांड। यहाँ पे दापी देवी, ठीक है, दापी देवी नाम की एक महिला थी, उसने उसके बेस पर एक कूदन हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित असंगत युग्म है, ठीक, असंगत युग्म को देखते हैं कि यहाँ से बागड़ सेवा संघ की स्थापना की थी भोगीलाल पांडे ने। भोगीलाल पांडे जिनको बागड़ का गांधी कहते हैं, ठीक है, बागड़ का गांधी कहते हैं जिनको, ठीक है, बागड़ का गांधी कहते हैं इनको, भोगीलाल पांडे को। तो ये राइट ऑप्शन है। और उसके बाद में है खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड है खांडलाई आश्रम। तो ये सही है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से फैक्ट। खांडलाई आश्रम की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ अधिकारी ने की गई थी। तो जगन्नाथ अधिकारी कहाँ से रिलेटेड है, भरतपुर से रिलेटेड है जगन्नाथ अधिकारी। और भरतपुर में जनरली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, खड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि हिंदी की अपभ्रंश है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो यहाँ इसमें आंसर हो जाएगा इसका हरि नारायण शर्मा जी, ठीक है, हरि नारायण शर्मा जी राजपूताना हरिजन। तो इन्होंने राजपूताना हरिजन की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने ओनली हरिजन संघ की स्थापना की थी अलवर में, ठीक है। ये हरि नारायण शर्मा ये कहाँ से, अलवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म को चुनिए, ठीक है। असंगत युग्म को चुनना है तो राजपूताना गजट है, इसकी मौलवी मुराद अली ने अजमेर से इसके संपादक थे, ठीक है। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक जो कि बड़दा से इन्होंने चलाया था। इसमें राजस्थान केसरी में तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर 3-4 लोग थे, ठीक है। तो तीनों का कोई किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है। विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और राम नारायण चौधरी। देश हितैषी को मुन्ना लाल वर्मा ही चलाते थे अलवर से, तो ये भी राइट आंसर है। जय भूमि
तो देवी शंकर तिवारी, इसको देवी शंकर तिवारी नहीं चलाते थे, ठीक है। देवी शंकर तिवारी का दूसरा है और ये हैं जयपुर से ही, तो जयपुर में देवी शंकर तिवारी नहीं चलाते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों का सही क्रम देखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त में इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अभी जो हैं राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उससे पहले सुशील चंद्रा थे, उनसे पहले सुनील अरोड़ा थे और उससे पहले ओम प्रकाश रावत थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य को सदन की सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसको सदन की सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये देखना है। तो इनमें 4 ऑप्शन में से अपने को देखना है। हाँ, जिस राजनीतिक दल से चुनकर आया था उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ दे, उसने स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ दी, तो इसमें तो ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरी पार्टी में से 2/3 मेंबर, पूरी पार्टी के 2/3 मेंबर एक साथ से अपनी स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ते हैं तो उनका दल विरोधी कानून उन पे नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पर्सन कोई छोड़ रहा है तो उस पर दल बदल कानून लगेगा, ठीक है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के बाद किसी दल में शामिल हो जाए। अब यहाँ पे ये होता है कि निर्दलीय उम्मीदवार है वो किसी भी दल में शामिल नहीं होगा, अगर शामिल होता है तो उस पर दल बदल लगता है। तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने पर दल में शामिल हो जाए तो इसमें भी दल बदल कानून लगेगा। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित होकर आया हो उसे निष्कासित कर दिया गया, तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन है। अगर जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित होकर आया है तो उसे निष्कासित कर दिया। जब जिस पार्टी से निर्वाचित होकर आया था, इलेक्शन लड़ के आया था, उसी ने उसको एक्सपेल कर दिया अपनी पार्टी से, तो वो इस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी व्हीप का उल्लंघन, अगर राजनीतिक दल द्वारा अपने व्हीप का उल्लंघन करता है तो ये चीज़, जैसे कि हम देख सकते हैं अपने यहाँ पे राजस्थान में पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का व्हीप कौन है, महेश जोशी, ठीक है, महेश जोशी। अगर महेश जोशी कहते तो ये चीज़ ऐसे नहीं है। तो अगर ये 15 दिन तक कोई भी अगर एमएलए है वो 15 दिन तक इसकी माफ़ी नहीं मांग ले और चीज़ें सेटल नहीं हो जाए तो व्हीप का उल्लंघन करने पर उसे दल बदल कानून लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थर्ड इज द राइट आंसर। भारतीय परिसंघवाद की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय परिसंघवाद फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन फेडरलिज्म के बारे में बात करें। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर है, पावर कहाँ से मिलती है, सेंटर को पावर स्टेट से मिलती है, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सेंटर है और ये स्टेट है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है कि सेंटर से पावर स्टेट को मिल रही है, ठीक है, सेंटर से पावर स्टेट को मिल रही है, वो अपना यूनियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंटर वर्ड आ जाता है, सेंटर के अंडर कोई भी चीज़ आ जाती है, सेंटर कमांड कर रहा है किस चीज़ को, तो वहाँ पे यूनियन चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फेडरलिज्म और यूनियन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन पावर, तो फेडरलिज्म में तो यहाँ पे स्टेट की खुद की पावर होती है। जैसा कि हम यूएसए में देख सकते हैं, यूएसए में कोई भी पावर मिलती है तो यूएसए प्रेसिडेंट जैसे कि अभी बाइडन है, बाइडन को कोई भी पावर मिलती है, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलती है, जो भी यूएसए के अंडर जो भी स्टेट है उनसे मिलती है, ना कि मतलब सेंटर कोई भी पावर देता है स्टेट को, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर फेडरलिज्म से रिलेटेड। द स्टेट गवर्नमेंट इज सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पावर कौन डाल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसका सबॉर्डिनेट है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से एक ऑप्शन अपने को, जैसे कि हम देख सकते हैं ऑप्शन से एक ऑप्शन को अपने को कट करना है, तो बी इसमें से कट हो गया, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को, ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है।
विद रेस्पेक्ट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन अपने को देखना है। तो फर्स्ट है कि द स्टेट डज नॉट हैव द राइट टू डिप्राइव एनी पर्सन और पर्सनल लिबर्टी विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दिस इज द राइट ऑप्शन कि रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए किसी की पर्सनल लिबर्टी है उसको करने से पहले, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे यही था कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर अपन रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट पर्सनल लिबर्टी के लिए, ठीक है, लेकिन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। उसके बाद में है द ग्राउंड्स ऑफ depriving a person from his personal liberty must be accordance with the procedure established by the law। तो ये भी सही है कि प्रोसीजर जो भी इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा उसके बेस पे ही कोई भी डिप्राइव कर सकते हैं मन किसी को उसकी पर्सनल लिबर्टी से, ठीक है। और द सुप्रीम कोर्ट कॉइन्ड द टर्म ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द केस अनंत भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस। तो दिस इज द रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टार्ट किया था मेनका गांधी, ठीक है, मेनका गांधी बाद में मेनका गांधी केस था, ठीक है, उसमें इसको किया गया था। तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, रॉन्ग पूछा गया है, तो रॉन्ग इसका यही है कि थर्ड इज द राइट आंसर। अब यहाँ से देख लेते हैं अपन अपने पीएम के बारे में बताना है, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, उनका कालक्रम के बारे में बताना है। तो अगर हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह जी जो कि यूपी से आते हैं, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी जो कि जिनको किसान नेता कहा जाता है यूपी, ठीक है। तो इनका जो भी यूपी में लखनऊ एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पे ही रखा गया है। तो चौधरी चरण सिंह जी हैं, तो इनको सबसे पहले बनाया गया था चौधरी चरण सिंह जी को, ठीक है, चौधरी, ठीक है। तो ये चौधरी चरण सिंह जी, अगर इनका कालक्रम देखें तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी थे, इन सब में देखते हैं। फिर दूसरे में बीपी सिंह की सरकार आई थी, ठीक है, बीपी सिंह। उसके बाद में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उसके बाद इंद्र कुमार गुर्जर 94 से 96 के समथिंग में आए थे। तो हम देख लेते हैं ए, डी और बी और सी। ADBC सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर। ये क्वेश्चन है आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 143 से हम बात कर रहे हैं, 143 से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ। किन किन मैटर्स पे कर सकते हैं? तो स्यू मोटो ऑन ए मैटर ऑफ वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। तो स्यू मोटो ले सकता है लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं दे सकता, ठीक है, ऑन एनी वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट पे। तो किसी भी लोक हित के विषय पर स्वयं से जो सुप्रीम कोर्ट है प्रेसिडेंट को कोई सलाह नहीं दे सकता, ठीक है। अगर इफ़ द प्रेसिडेंट सॉलिसिट एनी सच एडवाइस, तो प्रेसिडेंट ऐसी कोई सलाह मांगता है तो सलाह मांगने पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह दे सकता है, ठीक है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है तो नहीं देगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल इसका बी इज द राइट आंसर। और ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 143 से रिलेटेड, ठीक है, आर्टिकल 143, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किन चुनावों का संचालन निर्देशन पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो संचालन निर्देशन पर नियंत्रण किया जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सभी का ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है अपने को। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। आयोग के पास सिविल न्यायालय के समान अधिकार है। तो यही है कि मानवाधिकार आयोग किसी को भी समन कर सकता है, पूछताछ के लिए, एविडेंस दिखाने के लिए कर सकता है। तो इसके बाद सिविल न्यायालय के समान अधिकार व शक्तियाँ हैं। आयोग किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकता जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक, ये सही है, 1 वर्ष तक के, ताकि 1 वर्ष से कम समय तक में ही ये जांच कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि ये सही है। आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो क्षतिपूर्ति के लिए आदेश, कोई भी दंडात्मक, कोई भी आदेशात्मक कार्यवाही करने का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार किसी के पास भी नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है। ठीक है, तो नीचे वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष देखना है अपने को। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं पहले केसी नियोगी साहब थे। भारत के पहले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थे अपने इलेक्शन कमीशन, सुकुमार सेन थे। ठीक है, भारत के पहले मुख्य सीएजी कौन है? मुख्य सीएजी हैं नरहरि राव जी हैं। ठीक है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। 2 3 1 4 2 3 4 2 3 1 4 किसमें? 2 3 1 4 4 इज द राइट आंसर। संघ व राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राज्य क्षेत्र में यदि बाहर के प्रदेश को शामिल करना है, किसी बाहर के प्रदेश को अपने को भारत में शामिल करना है, तो इसके संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर के कोई प्रदेश को अपने को लेना है, ये अपने इंडिया की टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ से लेना है अपने को, तो यहाँ पे संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सिक्किम को लिया था 1975 के अराउंड में सिक्किम को किया था, तो यहाँ पे 35वां 36वां 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भारत में यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसके संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, तो सहमति अनिवार्य है, तो सहमति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सहमति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सहमति अनिवार्य नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भारत का कोई क्षेत्र यदि किसी दूसरे क्षेत्र को सौंपना होता है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ये सही आंसर है, संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसमें बी, तो इसमें रॉन्ग हो गया। तो ये देखते हैं कि भारत के राज्य में यदि बाहर के किसी प्रदेश से, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र से किसी बाहर के प्रदेश को शामिल करना होता है, तो इसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि पहले किए गए हैं, तो उनको संविधान संशोधन के थ्रू ही किया गया है। इसको हम देख सकते हैं कि थर्ड जो सिक्किम को लिया गया था उसको, और जो अभी आर्टिकल 4 के हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100 है, तो वो इसी से रिलेटेड है कि बाहर के क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो थोड़ा सा है, अगर यहाँ पे ऑप्शन कोई मैच नहीं होता है, तो सेकंड तो रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग के हिसाब से अगर देखते हैं तो ए एंड सी इसके सही हो जाएंगे, लेकिन इसको दोबारा से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या रहता है। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो इसमें राष्ट्रपति पूछा गया, तो राष्ट्रपति इसमें फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। 30 क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन बताना है। धन विधेयक, तो धन विधेयक को ओनली मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, तो ये सही है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ए मिनिस्टर एलवेज प्राइवेट मेंबर कांट इंट्रोड्यूस एनी मनी बिल। ठीक है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। द राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट ऑन ए मनी बिल, इट कैन नॉट अमेंड इट, तो दिस इज द राइट। तो बी
रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बी रॉन्ग होते ही इसका ए एंड सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज द मोर वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। रिट ज्यूरिडिक्शन सही है, ये आर्टिकल 226 में रिट के हाई कोर्ट की रिट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सही है कि रिट ज्यूरिडिक्शन जब नेशनल इमरजेंसी भी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट तो उस टाइम पे आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो ये अबॉलिश हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पे हाई कोर्ट ही काम कर, तो इसलिए हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सही हो गया। इफ़ ए पर्सन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड ही कैन डायरेक्टली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इफ़ ए पर्सनस फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं देन ही कैन डायरेक्टली अपील, तो ये कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग है, तो ये सभी रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी आर द राइट आंसर। Consider the following statement. Two type of oath are administered by the president to every minister including the prime minister. बिल्कुल राइट है कि दो तरीके की शपथ दी जाती हैं, कि एक तो पद के प्रति शपथ दी जाती है और एक गोपनीयता की शपथ दी जाती है। तो गोपनीयता की शपथ से तात्पर्य प्रत्येक मंत्री की मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखना, तो ये सही है तीनों ही, तो इसका हो जाएगा ए बी सी, फोर्थ इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है। रामकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में है, ठीक है। पेपर यूटेंसियल बनते हैं, कागज़ के बर्तन बनते हैं जो अलवर में बनते हैं। कर्व्ड फर्नीचर ये गलत है, ये बाड़मेर में बनते हैं, ठीक है। कर्व्ड फर्नीचर बाड़मेर में बनते हैं। नस्वार ब्यावर अजमेर में फेमस है, तो इसका मिसमैच पूछा है, नॉट करेक्टली मैच, तो ये है थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, थर्ड। राजस्थान संस्कृति रा चित्राम, ठीक है। अर्जुन आली आँख और धर्मंजला धरकोसा ये किसके हैं, ये है जहूर खां मेयर साहब की पुस्तक हैं ये। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कुचामनी ख्याल में लच्छी राम जी आते हैं, कुचामनी ख्याल। शेखावाटी ख्याल नानू राम जी है शेखावाटी ख्याल में। और तमाशा चालू किया था जयपुर में बंशीधर भट्ट साहब ने। और नौटंकी में भूरे लाल जी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बवरकड़ी क्या है, बवरकड़ी है स्त्रियों के नाक का आभूषण होता है। बवरकड़ी जैसा बोलते हैं कि ऐसे कोई आभूषण पहना जाता है नाक में, तो उसको भवरा भवरी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बवरकड़ी बोल सकते हैं। तो ये स्त्रियों के नाक का आभूषण है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। जो नड होता है वो सुशिर वाद्य यंत्र होता है जिसको कि फूंक दे के बजाया जाता है, ठीक है। नड हो गया। सारंगी हो गई, सारंगी में तार होते हैं तो तत् हो जाएगा ये। और खंजरी और झांझ इसको देखते हैं, ए में फोर्थ हो जाएगा, ए में फोर्थ हो गया, ठीक है। और बी में फर्स्ट हो गया, बी में फर्स्ट, ए में फोर्थ और बी में फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं सी खंजरी हो जाएगा अभिनंद, ठीक है। और झांझ हो जाएगा, झांझ घर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को। मेहाजी मांगलिया हो गए हैं बापनी के, मेहाजी मांगलिया बापनी के हो गए हैं। बापनी कहाँ पे आता है, बापनी अभी आता है पहले जोधपुर में आता है, और ये अभी फलौदी में आने लग गया, ठीक है, फलौदी डिस्ट्रिक्ट में आ गया, ठीक है। टल्लीनाथ जी तो, और ये बोरिया बाबा आते हैं गौड़बाट सिरोही में, ठीक है। टल्लीनाथ जी पांचोटा, ठीक है। बिग्गा जी रीडी गाँव में आते हैं। इसके हिसाब से अपन आंसर देख लेना, ठीक है। उसके बाद में सुमेलित कीजिए। जालौर ज़िले को देखना है। जालौर में क्या बोलते हैं, जालौर में झालोरा बोलते हैं। जयपुर की पर्वत है बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा संभाई माधोपुर में आ जाता है, और बरवाड़ा आता है जयपुर में आता है। सीकर हर्ष पर्वत, उदयपुर सायरा
हर्ट्ज में, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नवेट के अनुसार DAW क्षेत्र किस भूभाग में है, ठीक है। DAW क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम देख लेते हैं। ठीक है, ये राजस्थान का मैप हो गया जैसे। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के भूभाग थॉर्नवेट के अनुसार इसको तो CA से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये ड्राइड रीजन हो गया, EA रीजन हो गया ये हो गया DBW, ठीक है। DBW हो गया, तो ये हो गया DA-W, ठीक है। A-W, DA-W हो गया, CA-W हो गया, CA-W हो गया, EA-W हो गया, ठीक है। तो DA-W के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे CA-W देखते हैं, तो ये कहाँ पे अपने यहाँ पे ह्यूमिड, और ये तो पाए नहीं जाते, ठीक है। तो इसमें देख लें एरिड डेजर्ट क्लाइमेट, तो EW हो गया, ठीक है। तो 4 तो होगा नहीं। एरिड सेमी एरिड हो गया, DBW, ठीक है। हाँ, एरिड सेमी एरिड ये हो गया। सब ह्यूमिड क्लाइमेट CAW सब ह्यूमिड हो गया, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है। सेमी एरिड क्लाइमेट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि निम्न विशेषताएं किस नदी की हैं, किस नदी की विशेषताएं। इसका उद्गम अजमेर के पास अरावली पहाड़ियों से होता है, ठीक है। अंत सलीला के नाम से जाना जाता है। इसकी खारी, सागी, गुइया इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये लूनी नदी हो जाती है, गुइया नदी, और ये इसकी लूनी की सहायक नदियां हैं। दूध तलाई क्षेत्र किस जिले में स्थित है। दूध तलाई क्षेत्र है उदयपुर में। उदयपुर दूध तलाई क्षेत्र तलाई झील और दूध तलाई बावड़ी है, जो कि शायद सिरोही में है दूध तलाई बावड़ी। तो दूध तलाई झील है उदयपुर में। उदयपुर में ये वही झील है जहाँ पे रामलीला मूवी की शूटिंग हुई थी, रामलीला, ठीक है, रामलीला। और जहाँ पे रणवीर सिंह लीला 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 करके जो भी एक डायलॉग होता है वो बोलते हैं, तो वो दूध तलाई झील का ही है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वन वाले जिलों का सही। न्यूनतम वन वाले जिलों को हम देखते हैं। न्यूनतम वन वाले जिलों का ट्रिक है, और जो कि उल्टा एन से देख लेते हैं अपन। चूरू हो गया, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नवीन भूरी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है अपने मध्य राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, मध्य राजस्थान में पाई जाती है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुमेलित करना है। गन्ना कहाँ पे पाया जाता है। गन्ना पाया जाता है श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा। बाजरा अलवर में हो गया। गेहूँ हनुमानगढ़ में हो गया। मक्का भीलवाड़ा में हो गया। तो ये कि 2 1 4 3 के हिसाब से अपन कर लेंगे, और 2 1 4 3, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं करना आपको। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में है, ठीक है, NEC जयपुर में है ये। JK एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोटा में है। फेल्सपार संयंत्र डूंगरपुर में है, ठीक है। फेल्सपार बन्नों की डानी, फेल्सपार। होंडा का जो संयंत्र है होंडा, तो ये अलवर में लगा है, ठीक है, अलवर भिवाड़ी में, ठीक है, अलवर भिवाड़ी, ठीक है। तो अलवर भिवाड़ी से रिलेटेड है, इसलिए भरतपुर में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। उसके बाद में है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर विचार करना है अपने को। तो इसका बजट 3,000 करोड़ है। तो 3,000 करोड़ नहीं है, ज़्यादा है। इसे 13 जिले लाभान्वित होंगे। इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये तो बहुत चर्चाओं में है राष्ट्रीय परियोजना की। गहलोत साहब तो कहते हैं कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा तो इसमें जो भी फंड लगे वो 90-10 के रेशियो से लगेगा, जो कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दे रही है, ठीक है। चंबल की सहायक नदियों का अधिशेष जल इसमें दिया जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है। गलत कौन कौन से हैं, गलत हैं फर्स्ट एंड सी, A एंड C। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड C हो जाएगा, इसका आंसर 3rd, ठीक है।
उन जिलों का चयन कीजिए जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 60% से अधिक एसटी पाए जाते हैं। ठीक है, एसटी शेड्यूल ट्राइब पाए जाते हैं। तो इसका है कि शेड्यूल ट्राइब 60% से अधिक अपने बागड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिलों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। न्यूनतम लिंग अनुपात, ठीक है, न्यूनतम लिंग अनुपात देखना। न्यूनतम लिंग अनुपात का ट्रिक होता है डीजे कब बजेगा। ठीक है, तो डीजे कब बजेगा ये इसको देख लेते हैं हम। डीजे और जैसे हम पूर्वी राजस्थान देखते हैं, पूर्वी राजस्थान में डीजे, हर चीज़ में डीजे बजाए जाते हैं। जब कोई बच्चे पैदा होते हैं तो डीजे बजाए जाते हैं। ठीक है, तो डीजे बजाए जाते हैं तो वहाँ पे एक खड़ी बोली में यही बोला जाता है कि भाई आपका लिंग अनुपात कम है तो डीजे कब बजेगा। ठीक है, तो मतलब कि लिंग अनुपात बढ़ाना है, तो इसलिए डीजे। डी फॉर धौलपुर, जे फॉर जैसलमेर, के फॉर करौली और बी फॉर भरतपुर। ठीक है, इसमें एक जैसलमेर ही पश्चिमी राजस्थान कहा जाता है, नहीं तो सारे ही अपने पूर्वी राजस्थान के। ठीक है, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। हाँ, 50 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपने को निम्नलिखित को। मार्बल और स्थान के बारे में देखें। सफ़ेद मार्बल मकराना का बहुत फेमस है, जो कि काला मार्बल भैंसलाना का, भैंस का लिए तो काला मार्बल जो जयपुर का। पीला तो पथरीला पीथला, जैसलमेर सतरंगी तो पादरला पाली। तो इसमें भी 2 1 3 4 3 2 1 4 3 है, तो 2 1 4 3 फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इवनिंग में देखते हैं कि 51 to 100 तक का अपन इवनिंग में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।